हाँ, आई गेस अब क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो आई स्टार्ट द क्लास नाउ. गुड इवनिंग गाइस, दिस इज अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट. और आज हम सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में. मैं बस अपना एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट कर दूं, देन वी कैन स्टार्ट. स्वीट. ठीक है. ओके. सो वी आर गोना स्टार्ट द क्लास नाउ. क्लास के बीच में प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट ना करे. क्लास के बीच में अगर क्लास सुने और जब क्लास एंड होगी तो आप क्लास के 10 मिनट में अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. क्लास के ड्यूरिंग आप केवल टाइप करेंगे, ठीक है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आज ये हमारी क्लासेस वेंसडे से चल रही हैं. सो ये हमारी आज फिफ्थ क्लास फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट की. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. अह, मेरी स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई है तो प्लीज चैट में यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं पीपीटी खोल दूंगी गाइस. आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है. मेरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है. अगर आवाज भी क्लियर नहीं है तो वो भी मेरे को बता देंगे. ठीक है, ठीक. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके. परफेक्ट. ठीक है, क्लास शुरू करते हैं. आज हम सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी है तो वैसे मैं ट्राई करूंगी कि आज की क्लास में जो है वो आपको समझ आ जाए. बट अगर ना आए तो आपको पिछली क्लासेस देखनी होंगी और उससे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा. दैट इज व्हाट आई कैन से. क्योंकि पिछली क्लासेस अगर हमारी हो गई हैं ऑलरेडी 4, तो मैं उन 4 क्लासेस का कंटेंट तो कवर नहीं कर सकती, राइट. तो आप आज की क्लास अटेंड करें और कोई डाउट है आज की क्लास से तो वो पूछें. पिछली क्लास का डाउट पिछली क्लासेस अटेंड करने के बाद पूछें. एंड वील स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है. सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे एक सेविंग कहाँ कहाँ होती है और इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. आ जाओ. आर फाइनेंशियल जर्नी टुडे. ठीक है, ये तो बेसिकली बस टास्क लिखा हुआ है. आपको पीपीटी मिल जाएगी तो आप इसको दोबारा विजिट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो सेविंग क्या होता है पहले हम रीड करेंगे फिर हम समझेंगे. सेविंग इज सिंपली सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ योर इनकम फॉर फ्यूचर यूज. इसका क्या मतलब हुआ कि सेविंग का ये मतलब है कि आप जो भी कमा रहे हैं, हमने कल पढ़ा था ना कि हम बेसिकली चेक करते हैं हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, फिर हम देखते हैं कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, है ना. आपने देख लिया कि आपकी महीने की 10,000 रुपए की इनकम आ रही है, आपने देख लिया कि महीने के 5,000 रुपए के खर्चे हो रहे हैं. फिर आपने देख लिया कि 2,000 रुपए के लिए आप किसी ट्रिप पर चले गए, आपने कोई शॉपिंग कर ली, या आपने अपने मॉम को कुछ गिफ्ट कर दिया, राइट. तो जो पैसे आप बचा के रखते हो, बचा के किस लिए रखते हो, फ्यूचर के लिए रखते हो कि फ्यूचर में कोई अनहोनी हो जाए तो काम आ जाएंगे, है ना. या फ्यूचर में आपको पता है कि आपने फ्यूचर में किसी ट्रिप पर जाना है, या फ्यूचर में आपने फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है ना. उसको सेविंग कहते हैं. सेविंग का मतलब जो आपने आज पैसे कमाए, जो आपने आज इनकम कमाई, उसमें से एक पार्ट को साइड रखना तो आप उसको फ्यूचर पे यूज कर सके, राइट. फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए यूज कर सके. कोई आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको एक ट्रिप पर जाना है, कोई फॉरेन कंट्री के ट्रिप पर जाना है, आपको एक महंगा सा लैपटॉप खरीदना है, आपको कुछ ऐसे PS5 वगैरह खरीदना है ना, या आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, या आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल है. लॉन्ग टर्म गोल माने आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको स्कूटी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है ना. तो सेविंग का मतलब होता है आज की इनकम में से अपने फ्यूचर यूज के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म फ्यूचर यूज हो या लॉन्ग टर्म 5-10 साल बाद के फ्यूचर यूज हो, उसके लिए पैसे सेट असाइड करना, अलग से रख देना. ठीक है. तो अब इन्होंने अलग अलग रीजंस बता रखे हैं कि किन किन रीजंस के लिए हम पैसों को सेट असाइड करते हैं या पैसों को सेव करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिए, बट हम रीड करेंगे फिर समझेंगे. यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है. एक लिखी हुई है इमरजेंसी, एक लिखा हुआ है फ्यूचर गोल्स, और एक लिखा हुआ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट. इमरजेंसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक अ सडन मेडिकल बिल और ब्रोकन फोन. आप ये समझें कि कहते हैं ना कि जो इमरजेंसी है वो दस्तक देकर नहीं आती है. आपको पहले से नहीं पता होता है कि आपके घर में कोई हॉस्पिटल चला जाएगा. आपको एकदम से नहीं पता कि आप पार्क में जा रहे होगे, एकदम से फोन आपकी जेब से गिरेगा और उसका डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा. आपको एकदम से नहीं पता कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपने आपने पानी पिया और पानी लैपटॉप की स्क्रीन पर गिर गया और लैपटॉप का डिस्प्ले उड़ गया, है ना. तो ये सिचुएशंस होती है इमरजेंसीज. इमरजेंसीज क्यों होती है ये, क्योंकि आपने इनको एक्सपेक्ट नहीं करा था. आपको थोड़ी पता था एकदम से आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना. बट इन सिचुएशंस के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है. अगर आप हैंड टू माउथ जी रहे हैं, माने कि अगर आपके हाथ में जो आ रहा है उतना ही आप खा लेते हैं और आप कुछ सेव नहीं करते हैं, और ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो उस टाइम आपको लोन लेना पड़ जाएगा. फिर लोन पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, फिर ब्याज चुकाने के लिए फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, है ना. तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए ऐसी इमरजेंसीज के लिए हम पैसे सेव करते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, मतलब जो इवेंट्स आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसे हो जाएंगे,
राइट। दूसरी चीज फ्यूचर गोल्स, मैंने अभी बताया, या तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको एक महीने बाद एक फॉरेन ट्रिप मारना है, यूरोप घूमने जाना है, शॉर्ट टर्म गोल है ना। एक साल बाद आपको फोन लेना है, ये भी शॉर्ट टर्म गोल। एक साल बाद आपको लैपटॉप लेना है, शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल कैसे हो गया, भाई साहब मेरे को शादी करनी है बहुत लाविश, मेरे को ऐसा जोधपुर के महलों में, मेरे को उदयपुर के महलों में शादी करनी है, ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया, इसके लिए आपने पैसे सेव कर लिए। मेरे को मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है शादी पे, इसके आपने पैसे सेव कर लिए। मेरे को मान्यवर की शेरवानी पहननी है शादी पे, वो तो वैसे सस्ती होती है, ठीक है हाँ। तो लॉन्ग टर्म गोल इज घर लेना, गाड़ी लेना, रिटायरमेंट होम लेना, है ना। बड़े बड़े गोल, या कोई किसी ने मेरे को पहले एग्जांपल दिया था, मैंने अपनी मास्टर्स करनी है, एमबीए करनी है ना, उसके लिए पैसे सेव कर लिए, राइट। तो फ्यूचर गोल्स हो गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यूजुअली वो होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर निपट जाए, एक साल मैक्सिमम। और लॉन्ग टर्म गोल उसके बाद वाले कि 5 साल 10 साल आगे के लिए आप पैसे सेव कर, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है, बाइंग अ लैपटॉप और टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स। तो आप फ्यूचर गोल्स के लिए, फ्यूचर मतलब जो अभी वर्तमान नहीं है, राइट, भविष्य काल के लिए आप जो पैसे सेव करते हैं, फ्यूचर गोल्स, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, knowing you have backup funds। अब knowing you have backup funds और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिकली आप इस चीज को समझिए कि अगर आप हमेशा हैंड टू माउथ जी रहे हैं, राइट, कि जितना आपके हाथ में आ रहा है उतना आप खा रहे हैं, और आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं बचता है महीने के एंड में, तो आपके दिमाग में कैसे हर टाइम टेंशन रहेगी। क्या टेंशन रहेगी कि भाई साहब यहाँ कुछ हो ना जाए, है ना, कि मैं अगर मैं हो सकता है मैं बाहर खाने ना जा पाऊँ, समझ लो जस्ट थिंक ऑफ इट, कि मेरे को सैलरी आती है महीने के स्टार्टिंग में या पिछले महीने के एंड में 30,000 रुपीज, ठीक है। मैं पहले 15 दिन में सब कुछ ऐशो आराम करके उड़ा देती, ठीक है। अब मैं रहती तो घर पे ही हूँ, वैसे तो मेरा कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, बट अगर मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे हैं तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि कि अगर मेरे को बाई चांस बाहर जाना पड़ गया, मेरे को दोस्तों से मिलना पड़ गया, या कोई कॉलेज की फीस आ गई, या कोई एग्जाम फॉर्म भरना पड़ गया, या मेरे घर वालों के बैंक अकाउंट का नेटवर्क डाउन है और मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं कर दूंगी। मैं टेंशन फ्री रहती हूँ दिमाग से कि बाय चांस कभी कुछ छोटा मोटा जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनको अफोर्ड कर पाऊँ। एक आपके दिमाग में सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, आप टेंशन फ्री रहते हो, है ना। अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं हर टाइम यही सोचूंगी, भाई मेरा दोस्त आ रहा है घर पे, अगर मैं उसको गोलगप्पे खिलाने लेके गई तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या वो खुद आएगा और खुद वो गोलगप्पे के भी पैसे देगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पापा से पैसे लेंगे। आप समझ रहे हो, मैं हर टाइम टेंशन में रहूंगी, मैं हर टाइम प्लान पे रहूंगी, जैसे जैसे लड़के लड़की डेट पे जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमें पैसे खर्चने हैं, हम कहाँ जाए, है ना, कम पैसे खर्चने हैं। तो अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, सोचो आप डेट पे नहीं जा पाओगे, आप डेट पे जाओगे भी तो बहुत चंदी जगह पे लेके जाओगे कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो बस मैं टपरी की चाय पिलाने ले आया, राइट। तो पैसे होना बहुत जरूरी है ताकि आपका दिमाग टेंशन फ्री रहे, ताकि आप थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट खर्चा है वो आप कर सके, या थोड़ा बहुत जो आप एंजॉय करने के लिए खर्चा करना चाहते हैं वो भी कर सके, राइट। तो थोड़ा सोच समझ के खर्चेंगे तो पूरा महीना एंजॉय कर पाएंगे, वरना पहले 15 दिन तो बहुत एंजॉय करेंगे और अगले 15 दिन आपके लाले लग जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम्पल था। सेविंग्स क्रिएट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी समझ के आप, ठहराव लाती है लाइफ में, टेंशन कम हो जाती है, राइट, एक सिक्योरिटी हो जाती है, एक फ्रीडम आ जाती है ना, एंजाइटी में नहीं रहते हैं आप, क्योंकि खर्चा आ गया तो मैं क्या करूंगा, है ना। ओके, एक मिनट पानी पी लूं, लैपटॉप पे नहीं गिराऊंगी लेकिन पी लूं। यहाँ सेम चीज समझाई हुई है कि सेविंग क्यों करनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए सेव करना पड़ता है। आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल आपको अचीव करना है, जैसे मैंने बताया था कि आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको रिटायरमेंट होम लेना है ना, या फिर आपको अपनी शादी में खुद खर्चा करना है। शादी कितनी महंगी होती है पता है आपको, लोग 10-15 लाख का खर्चा करते हैं शादी पे, तो क्या आप उधार ही लोगे शादी करने के लिए? उधार से आप नई जिंदगी चालू करोगे? कोई लॉजिक है इस चीज का? तो लोग ऐसा शादी के लिए भी सेव करते हैं, महंगे महंगे लहंगों के लिए सेव करते हैं, लहंगा भी 1 लाख 1.5 लाख टाइप का आता है आज की डेट में। और आपकी शादी मान लो भी 10 साल बाद होगी, या जो भी है 7-8 साल बाद होगी, तो तब वो और बढ़ जाएगा, राइट। तो अच्छा लहंगा पहनना है उसके लिए आप सेव कर सकते हो, है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल हमने दोनों पढ़ लिए। रेड्यूसेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, अभी पढ़ा हमने कि कैसे आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है, आप थोड़ा चिल रहते हो कि मेरे अकाउंट में 10-15 हजार पड़े हैं, किसी को जरूरत पड़ी, दोस्त को पड़ी, माँ बाप को पड़ी, मैं दे दूंगी, है ना। जरूरत आई नहीं है, बट आप दिमाग से टेंशन फ्री रहते हो कि कुछ ऐसा हुआ तो मेरे लाले नहीं पड़ेंगे, रोटी कपड़ा मकान के भी लाले नहीं पड़ेंगे, है ना। अगर मैं एकदम से जॉब छूट गई तो मैं टेंशन में नहीं आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत खर्चा पड़ा है कि अगले 15-20 दिन, 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा, है ना, और 1 महीने में तो जॉब ढूंढ ही लूंगी मैं दोबारा, ऐसा, ठीक है। बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ना दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते हैं ना माँ बाप से, हर चीज के लिए थोड़ा पैसा हमने बचा के रखा है अगर हमें चाहिए इस सिचुएशन, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप माँ बाप को बता भी नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा खर्चा हो जाता है, जैसे एक बार मेरे फोन की स्क्रीन टूटी थी, मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरे को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हर टाइम तू फोन में लगी रहती है, हम तो ठीक नहीं कराएंगे, बहुत अच्छा हुआ तेरा फोन टूट गया। तो वैसे मैं अपने फ्रेंड से मनी ली, बाद में मैंने उनको पैसे वापस करे। तो अगर मेरे पास खुद पैसे होते तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, मेरे को इतनी टेंशन ही ना होती फिर, क्योंकि मैं सोचती रही कि मैंने फ्रेंड से पैसे तो ले लिए, अब मैं इसको वापस कैसे करूं, है ना। तो जब बंदा थोड़ी 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 सेविंग कर लेता है तो आदत बन जाती है, और
आपको इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है, आपको ऐसे छोटे-मोटे चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता, आपकी छोटी-छोटी बातों पे लाले नहीं पड़ते, कि वैसे 700-800 रुपए खर्चा आ गया, फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, अब मैं क्या करूँ? वो हालत नहीं, ठीक है? ओके, वेयर शुड यू कीप योर सेविंग्स? तो अब ये अलग-अलग जगह हो गई जहाँ पे आप पैसे रख सकते हैं। कल भी हमने 3 अकाउंट्स की बात करी थी, अगर आपको याद हो, हमने कौन से अकाउंट की बात करी थी? हमने सेविंग्स अकाउंट की बात करी थी, करंट अकाउंट की बात करी थी और हमने एफडी की बात करी थी, है ना? अब यहाँ पे थोड़ा उसको और एक्सपैंड करा हुआ है कि हम कहाँ-कहाँ अपनी सेविंग्स को रख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले लिखा हुआ है कैश सेविंग्स एट होम। घर पर पैसे थोड़े बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप कहीं पे प्रॉबली शॉपिंग करने गए हैं, जैसे मैं अभी आज सदर बाज़ार से होके आई दिल्ली में। सदर बाज़ार में वो लोग हमारा पेटीएम वगैरह नहीं लेते। वहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ मतलब। सदर बाज़ार में पेटीएम वगैरह नहीं लेते, नेट भी नहीं चलता है, तो कहते हैं कैश दो। तो कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर या तो नेटवर्क नहीं आ रहा होता है या वो स्कैनर वगैरह यूज़ ही नहीं करते हैं, जो छोटे-छोटे वेंडर्स होते हैं सब्जी बेचने वाले, बहुत बार वो स्कैनर नहीं यूज़ कर रहे होते, बहुत बार कर भी रहे होते हैं, राइट? तो ऐसे इमरजेंसी के लिए आपके पास घर में थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए, है ना? अब मान लीजिए कि आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी को कोई दिक्कत आ गई, यार आपका अकाउंट नहीं चल रहा, तो क्या आप पहले एटीएम भागेंगे कि जाऊँ मैं एटीएम से कैश निकाल के लाऊँ? नहीं ना, थोड़ा बहुत हाथ में कैश होता है तो टेंशन अगेन थोड़ी कम रहती है कि इंस्टेंटली मनी की ज़रूरत पड़ी तो मेरे हाथ में ही मनी है, मैं दे दूँ। ठीक है? आगे है सेविंग्स अकाउंट एंड बैंक, हमने कल ही पढ़ा था कि बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेते हैं। आप ऐसे हाँ, बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेते हैं, वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, उनके पर्सनल यूज़ के लिए होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि 24/7 आपको सेविंग्स अकाउंट की आपको अवेलेबिलिटी होती है। आपको रात को 4 बजे शॉपिंग करनी है आप करें, आपको रात को 5 बजे बिजली का बिल भरना है आप भरें, राइट? 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, 24/7 आप डिपॉज़िट करा सकते हो, विथड्रॉ करा सकते हो, राइट? और लेकिन इंटरेस्ट इस पे बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैंने आपको अगेन कल भी रीज़न समझाया था कि इसमें आप बैंक को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पैसे दे नहीं रहे हो कि बैंक ये ले तू पैसे रख, तू इसको अलग-अलग जगह पे लगा और जब तू अलग-अलग जगह पे लगाएगा, तो तू इंटरेस्ट कमाएगा, फिर तू मेरे को इंटरेस्ट दे, है ना? हम ऐसे बैंक को कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना? तो बैंक भी हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि बैंक ज़्यादा टाइम के लिए अलग जगह पैसे नहीं लगा सकते, हमने कल पढ़ा था। अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो कल की क्लास देखेगा, ठीक है? अगर रिकरिंग डिपॉज़िट अच्छा, रिकरिंग डिपॉज़िट हमने नहीं पढ़ा था, हमने सेविंग्स अकाउंट पढ़ा था और हमने फिक्स्ड डिपॉज़िट पढ़ा था। फिक्स्ड डिपॉज़िट मैंने क्या बताया था? फिक्स्ड डिपॉज़िट ऐसा था कि वही तुमने वो लिए तिजोरी ली, तुमने उसमें पैसे डाले, तुमने उसपे चाबी लगाई और तुमने बैंक को चाबी दे दी कि ले बैंक, ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए तू फंड अपने पास रख, इसको जहाँ मर्ज़ी लगा, जितना मर्ज़ी इंटरेस्ट कमा। तो बैंक यही करता है कि वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स देखता है कहाँ से सबसे बेस्ट रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है किसी को एजुकेशन लोन देने से अच्छा रिटर्न मिल रहा हो सकता है कोई गवर्नमेंट कहीं पे ऐसा हो सकता है किसी के अपार्टमेंट बन रहे हो, उस बिल्डर को पैसे दूँ तो रिटर्न अच्छा मिल जाए, है ना? हो सकता है कहीं पे गवर्नमेंट का पुल बन रहा हो, वहाँ पैसे देने से अच्छा रिटर्न मिल जाए। हो सकता है स्टॉक्स में या मार्केट में पैसे लगाऊँ, मैं शेयर्स खरीदूँ, उससे रिटर्न अच्छा मिल जाए। तो बैंक अलग-अलग जगह पे पैसे लगाएगा और आपको आपका इंटरेस्ट 5-10 साल बाद वो दे देगा, राइट? और वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ये हमने कल भी पढ़ा था कंपाउंडिंग का इफेक्ट कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा जाता है, उतना ही अमाउंट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है। जैसे डेट ट्रैप में उल्टा होता है। डेट ट्रैप में क्या उल्टा होता है कि जो अमाउंट है उसपे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, तो वो बड़ा होता जाता है। देखा था ना कि सिर्फ छोटे पत्थर से बड़ा पत्थर बन गया था। वैसे ही एफडी में भी यही होता है कि आप जब भी लंबे टाइम के लिए कहीं पैसे लगाते हैं, तो आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है और फिर जो टोटल अमाउंट बनता है, फिर उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। फिर जो टोटल अमाउंट बनता है, फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है, राइट? तो इसमें भी पैसा इसलिए ऐसे-ऐसे ग्रो करता है ना? ऐसे धीरे-धीरे ग्रो नहीं करता है, ऐसे ऐसे ग्रो करता है। तो टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम की वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं इसको। टाइम की वजह से पैसा बहुत जल्दी कंपाउंड कर जाता है। ये भी हमने कल पढ़ा था। इसमें भी कोई डाउट हो तो कल की क्लास देख लेना और अगर उसके बाद भी डाउट हो तो पूछ लेना। आरडी और एफडी में बहुत कम फ़र्क है। आरडी और एफडी में क्या फ़र्क है? एफडी में ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊँ दुकान पे मतलब मैं जाऊँ बैंक पे, बैंक को मैं बोलूँ ये ले मेरे पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है। मेरे पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है, ये ले ताला चाबी और ये पैसे को मैंने ताला चाबी लगा के तेरे को दे दिया, राइट? एफडी फिक्स्ड डिपॉज़िट, एक अमाउंट मैंने फिक्स करके बैंक को दे दिया, ये ले तू रख, अब मैं इसको 10 साल बाद तेरे से लेने आऊँ। आरडी में क्या होता है? आरडी में हर महीने मैं बैंक को कहूँगी तू मेरे अकाउंट से इतने पैसे काट लेना। जैसे मंथली इंस्टॉल ईएमआई का नाम सुना होगा, रिकरिंग डिपॉज़िट भी वैसे ही होता है। मेरे पास ना 1 करोड़ नहीं है एक साथ, मेरे पास एक साथ 1 करोड़ नहीं है। तो मैं बैंक को क्या कहूँगी? मैं बैंक को कहूँगी तू एक काम कर, तू हर महीने मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल ले। रिकरिंग डिपॉज़िट, रिकरिंग मतलब बार-बार अकर करने वाला। मैं बैंक को कहूँगी तू 1 लाख मेरे अकाउंट से हर महीने अगले 5 साल तक निकाल और 5 साल बाद मैं सारे पैसे इकट्ठे लेने आऊँगी। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट और रिकरिंग डिपॉज़िट में ये फ़र्क है कि फिक्स्ड डिपॉज़िट में मेरे पास सारा पैसा एक साथ होता है और मैं बैंक को कहती हूँ ये ले पैसा पकड़, तिजोरी पे ताला लगा और रख ले। रिकरिंग डिपॉज़िट में मैं बैंक को कहती हूँ तू हर महीना अकर रीअकर, दोबारा कर करना। हर महीना तू मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए काट और 5 साल तक काटता रहे, काटता रहे, काटता रहे, काटता रहे। 5 साल बाद मैं आऊँगी, मैं सारा अमाउंट और उसका इंटरेस्ट एक साथ ले जाऊँ।
ठीक है। एफडी पे आरडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फॉर द सेम रीजन, क्योंकि एफडी में इतना बड़ा अमाउंट एक साथ चला जाता है, तो बैंक इतना बड़ा अमाउंट एकदम से किसी बड़े प्रोजेक्ट पे लगाते हैं। पर आरडी में बैंक के पास धीरे 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 करके पैसे आ रहे हैं, वो धीरे 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 लगा रहे हैं, तो इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता जितना एफडी में होता है ना। वो 1 करोड़ उन्होंने एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगा दिए, उससे उनको 20% रिटर्न आ गया और उन्होंने आपको दे दिया। रिकरिंग डिपॉजिट में धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं, छोटे 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 प्रोजेक्ट में धीरे धीरे लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, है ना, और वापस आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि इसमें पैसे सारे एक साथ नहीं आ रहे, राइट। इसमें सारे पैसे एक साथ नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे लग रहे हैं, राइट। 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 1-1 लाख रुपए ही लगेगा, है ना। तो 1 लाख रुपए पहले 5 साल के लिए लगा, फिर अगला 1 लाख रुपए जो है हो सकता है वो 4 साल और 11 मंथ्स के लिए लगेगा। अगला 1 लाख 4 साल और 10 महीने के लिए लगेगा, है ना। वहां पे 1 करोड़ पूरा एक साथ 5 साल के लिए लग गया। फर्क आपको समझ आ रहा है? अगर मैंने बैंक को एक साथ पैसे दिए तो उन्होंने एक साथ पूरे 5 साल के लिए लगा दिए, राइट। बट रिकरिंग डिपॉजिट में मैंने क्या कहा, मैं हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख दूंगी 5 साल तक। 5 साल बाद में सारे पैसे इकट्ठे लेके आ जाऊंगी, लेने आ जाऊंगी इंटरेस्ट के साथ। तो पहले महीने मैंने बैंक को 1 लाख दिए, उन्होंने 1 लाख लगाए 5 साल के लिए। दूसरे महीने मैंने बैंक को 1 लाख दिए, उन्होंने 1 लाख लगाए 4 साल 11 महीने के लिए, है ना। तो ऐसे टाइम कम होता जाता है, तुम समझ रहे हो, है ना। तो फर्क समझ रहे हो तुम उसमें, उसमें एक साथ बड़ा अमाउंट जाता है तो इंटरेस्ट ज्यादा आता है। इसमें 1 लाख जा रहा है और कम टाइम के लिए जा रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आता है। तो आरडी में वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देते हैं, बस ये फर्क है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, उसके बाद मिलता है आरडी में, उसके बाद मिलता है सेविंग्स अकाउंट में, उसके बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको याद होगा कि 0 टू वेरी लो इंटरेस्ट, है ना। और फिर कैश पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपके हाथ में पैसे पड़े, आपको कोई पैसे क्यों दे, है ना। इसमें कोई डाउट है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहाँ कहाँ पैसे रखने चाहिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। 300 सेविंग कर, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में तो प्लीज पूछ लो। सेविंग नहीं हुआ है भाई, फ्यूल तो लगेगा ही, उन्हें बाद में भरवाना पड़ेगा, सेविंग कैसे हो गया ये। यार अटेंडेंस कैसे बनेगा मेरे को नहीं पता है, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, मैं यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाती हूँ, मैं स्कूल की टीचर नहीं हूँ। गुड इवनिंग प्रियांशु, तुम हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, थोड़ी तो शर्म करो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, अगर है तो मैं दोबारा समझा दूंगी, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। झिझकना नहीं है डाउट करने से। अरे तुम्हारा सेविंग हुआ बट बाद में तो होगा ना दोबारा खर्च, तो पेट्रोल जितने का लगता है वो तो लगेगा ही ना। या तो ऐसा है कि तुम कहो कि भाई साहब पेट्रोल नहीं है तो मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगा, स्कूटी तो तुम चलाओगे तो तुम बाद में डलवाओगे। तुम बस ये कर रहे हो कि तुम आज ना खर्च के कल खर्च दोगे, खर्चा तो हो ही रहा है ना। खर्चा प्रिवेंट कैसे हुआ ये बताओ। समझाई भाई, तुमने अटेंड नहीं करा है, मुझे पता है तुम क्लास के बीच में आए हो, ये नहीं होता है, तुम ये रोज करते हो भाई, बाकी बच्चों को दिक्कत होती है इससे। कब आए हो तुम? 7 बज के देखो, अच्छा आए तो तुम पहले के हो, समझ नहीं आया तुम्हें। पैसा भी तो आ रहा है, देखो समझ नहीं आई, पैसे भी तो आ रहे हैं, क्या मतलब है। देखो 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 मेरी बात सुनो। सेविंग का मतलब होता है कि वो खर्चा ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर देना। जैसे मैं कहूँ कि मैं महीने की पहले 1000 रुपए की शॉपिंग करती थी, अब मैं 700 की कर रही हूँ, तो अब वो शॉपिंग होगी ही नहीं, है ना। बट अगर गाड़ी का पेट्रोल 1000 रुपए का डल रहा है, तुमने 700 का डलवाया, तो जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म होगा तो मैं 300 का डलवाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम कहोगे कि इस महीने 1000 का डलवाना था, इस महीने 700 का डलवाया, 700 में जितनी चल गई उसके बाद मैं स्कूटी चलाऊंगा ही नहीं। क्या ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो तुम, कि तुम कह रहे हो 700 के ऊपर खर्चा ही नहीं करूंगा मैं पेट्रोल पे। 7 अच्छा फिर भी समझ नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ वो खर्चा तो होगा ही होगा, वो तुम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी स्कूटी चलती है तो 1000 रुपए का खर्चा तो होगा ही होगा, है ना। हमें खर्चा अवॉइड करना ऑल टुगेदर। या तो तुम कह दो कि मैम 700 रुपए खर्च हो गए पेट्रोल पे, अब 300 रुपए अगले महीने खर्च होंगे, अब मैं इस महीने और खर्चा ही नहीं करूंगा पेट्रोल पे, मैंने पैसा बांध लिया। अरे वो कह रहे हो फिर तो समझ आ गया, वो सेविंग है। बट अगर वो खर्चा फिर होगा जब इस पर 700 का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो सेविंग कैसे हुई, वो तो बस डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया कि तुमने आज का खर्चा कल करोगे। अब 300 रुपए का एफडी करा दिया। तुम मजाक करना बंद करो ऐसा। मैं पढ़ा रही हूँ अभी। मैं दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि प्रियांशु कह रहे हैं थोड़ा समझ नहीं आया है, तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। आरडी ही इसमें नया कंसेप्ट है, बाकी तो पुरानी है, बट आई स्टिल एक्सप्लेन। देखो, कल तुमने एफडी पढ़ा था, तुमने सेविंग्स पढ़ा था, तुमने करंट अकाउंट पढ़ा था, ठीक है। आज नया इसमें आया है बस आरडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हम अपनी सेविंग को रख सकते हैं,
कैश सेविंग्स एट होम, सबको पता है कि घर में पैसे रख सकते हैं किसी इमरजेंसी के टाइम, जब आपका नेटवर्क वगैरह डाउन हो या कोई ऐसी जगह पे आप जाएं जहां सिर्फ कैश ही चलता है, तो वहां पर आप कैश सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट इन अ बैंक। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि सेविंग्स अकाउंट जो होता है पर्सनल यूज के लिए यूज होता है, आप उसको बैंक में डालते हैं तो बैंक से आप 24/7 विड्रॉ कर सकते हैं। आपका भी कहीं ना कहीं अकाउंट होगा, जैसे मेरा इंडसइंड में अकाउंट है, तो मैं अभी इसी टाइम पे चाहूँ तो मैं प्रियांशु को 11 रुपए ट्रांसफर कर सकती हूँ, मेरे को परेशान करने के लिए। तो मतलब मेरे को प्रियांशु के पास होने की जरूरत नहीं है, बस प्रियांशु का नंबर हो या यूपीआई आईडी हो, है ना, या वो मेरे को अपना स्कैनर भेजना है तो मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो सेविंग्स अकाउंट का यही फंक्शन होता है कि आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, है ना, और बहुत इजीली 24/7 आपको उस पैसे की एक्सेस होती है और आपका पैसा बैंक में सेफ भी रहता है। दैट इज अ सेविंग्स अकाउंट। बट इस पे आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, क्योंकि हमने जैसे कल पढ़ा था कि अकाउंट में आपका पैसा कितना टिकेगा बैंक को नहीं पता है, राइट। अगर आप बैंक को कहते हो कि पैसा अकाउंट में रहेगा इतने टाइम तक, तो बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा देगा और उससे इंटरेस्ट कमा लेगा। जब वो इंटरेस्ट कमाएगा तो वो आपको इंटरेस्ट देगा। बट सेविंग्स अकाउंट में बैंक को बस एक रफ आइडिया है, एक रफ आइडिया है कि इस बंदे के अकाउंट में जितना भी ये कमाता है उसका 30-40% रहता है, तो वो मैं कहीं देख के लगा देता हूँ थोड़े से टाइम के लिए। बैंक को तुम बताते नहीं हो, क्योंकि तुम तो आज आज के डेट में जाओ, तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे हैं तुम 1 सेकंड में विड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें बैंक नहीं रोकेगा, है ना। बट बैंक क्या करते हैं, वो एक जनरल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अकाउंट में 1000 लोगों ने खाता खुलवाया हुआ है अगर बैंक के, तो 1000 लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है कि अगर ये लोग 1 लाख कमाते हैं तो महीने के एंड तक इनके अकाउंट में 30,000 रुपए तक पड़े ही होते हैं। तो वो 30,000 कहीं वो लगा देता है देख के कि हाँ थोड़े बहुत टाइम के लिए मैं 30,000 लगा देता हूँ, इसमें कुछ इंटरेस्ट कमा लेता हूँ और फिर कुछ इंटरेस्ट उसमें से मैं बैंक को दे दूँ कि मैं उस 30,000 पे 10% इंटरेस्ट कमा लेता हूँ और मैं लोगों को 4% इंटरेस्ट दे दूँ। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, बहुत इजी टू विड्रॉ होता है, आप कभी भी किसी भी टाइम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम जमा कर सकते हैं, आपके पैसे सेफ रहते हैं और आप या बेसिकली और आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, थोड़ा कम मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पैसों का कुछ वो नहीं बनाया कि इतने टाइम तक मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे। बैंक को कोई विश्वास नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे, क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं। आप कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट। फिर हमने एफडी पढ़ा था, एफडी में अगेन उन्होंने बताया था कि बैंक ताला ताला लगाया अपने पैसों को, आपने बैंक को दे दिए कि ये ले 5 साल या 10 साल जितने भी टाइम के लिए पैसे रख अपने पास, मैं 5-10 साल बाद आऊंगा और तब मैं तेरे से पैसे और उसका इंटरेस्ट लेके जाऊंगा। अब वो बैंक के हो गए वो पैसे, 5-10 साल के लिए वो पैसे बैंक के हो गए। बैंक कहता है मैं इसको अपने हिसाब से लगाता हूँ 5-10 साल के लिए। बैंक ने देखा कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है उतने टाइम के लिए, बैंक ने वहां पे पैसे लगाए, इंटरेस्ट कमाया, से 15% या 20% इंटरेस्ट कमाया। जब वो पैसे वापस आए, उन्होंने आपको पैसे वापस करे और आपका 6-7% जो भी होता है एफडी पे इंटरेस्ट यूजुअली, वो आपको दिया, बाकी पैसे बैंक में रख लिए। अब यहाँ बैंक में एक अश्योरिटी हो गई कि आप 10 साल तक पैसे नहीं निकालोगे, तो उसने 10 साल के लिए किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। ठीक है, अगर आप जल्दी निकाल लेते हो एफडी के पैसे तो आपको पेनल्टी लगती है कि मान लो 7% इंटरेस्ट है तो आपको 6% ही मिलेगा, ऐसा होता है। यूजुअली लोग नहीं निकालते हैं इसलिए। तो बैंक वो पैसा, उसको पता है कि उसके पास ये पैसा 10 साल के लिए उसी का पैसा है, तो वो 10 साल के लिए इसको लगा देता है। तो तुमने बैंक को इसमें फ्रीडम दे दी कि तू मेरे पैसे के साथ कुछ भी। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में तो हम एक ही बार में सारा अमाउंट दे देते हैं और कहते हैं तो इसको 10 साल के लिए रख। रिकरिंग डिपॉजिट में हम रेगुलर टाइम, रेगुलर यहाँ पे एवरी मंथ ही लिखा है, आई थिंक एवरी मंथ ही होता है। रिकरिंग मतलब रेगुलरली, रेगुलरली हम बैंक को कहते हैं कि तू हर महीना मेरे अकाउंट से 1 लाख निकाल लेना, 5,000 निकाल लेना, 50,000 निकाल लेना, उसको लगाते रहना हर महीने 5 साल तक तू पैसे निकालते रहना। 5 साल बाद में तेरे पास आऊंगा वो सारा पैसा और उस पर इंटरेस्ट लेके जाऊँ। तो अब इसमें और एफडी में ये फर्क है कि एफडी में एक ही बार में सारा पैसा चला जाता है और आरडी में रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने थोड़ा 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 पैसे जाते हैं, है ना। तो बैंक के पास एकदम से पूरा अमाउंट नहीं पड़ा कि एकदम से मैं ये सारा पैसा कहीं पे लगा दूं, है ना। उसको हर महीने थोड़े पैसे मिल रहे हैं, वो हर महीने थोड़े पैसे लगा रहे हैं, तो इस पे इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि 1 लाख पहले उसने लगाया 5 साल के लिए, फिर 1 लाख लगाया उसने 4 4 मंथ्स 11 4 ईयर्स 11 मंथ्स के लिए, फिर 1 लाख लगाया उसने 4 ईयर्स 10 मंथ्स के लिए, है ना। तो ये टाइम कम होता जा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट इस पे कम मिले कंपेयर टू एफडी। तो वो भी आपको एफडी के कंपैरिजन से आरडी पे थोड़ा कम इंटरेस्ट देगा, थोड़ा सा कम, मान लो 1% कम। जैसे अगर एफडी पे तुम्हारा 7% इंटरेस्ट है, आरडी पे तुम्हारा 6% इंटरेस्ट। ये फर्क होता है एफडी और आरडी में। तो आरडी वो लोग कराते हैं जैसे जो सैलरी वाले लोग होते हैं, जिनके पास पहले से इतना गट्ठर का अमाउंट नहीं पड़ा होता, तो कहते हैं तू हर महीने मेरे से पैसे ले ले। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ये वाला बाद में करेंगे, पहले हम दोनों समझ लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। आई होप अभी कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं, वरना हमारी पीपीटी खत्म नहीं होगी। कोई डाउट तो नहीं है अभी। तुमने प्रोविडेंट फंड में कैसे डाल दिए पैसे? तुम हवा में शब्द मार रहे हो ना ऋषभ।
प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर पैसे डालते हैं, तुमने कैसे डाल दिए अपने प्रोविडेंट फंड में पैसे? चलो जाओ, छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आओ, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज यूजिंग मनी टुडे टू अर्न मोर मनी ओवर टाइम। इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट कैसे समझाया जाए आप लोगों को? क्या आप लोगों ने स्टॉक्स, शेयर्स के बारे में पैसे मतलब सुना है? यहाँ पे वैसे तीनों एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एफडी है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज है, स्टॉक्स है। क्या आप लोगों ने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स इसके बारे में सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट, या बिल्कुल ही फॉरेन कंसेप्ट है, कुछ नहीं पता क्या होता है? अगर किसी ने सुना है तो क्या वो मेरे को बताना चाहेंगे इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, तुमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला है पैसा, पीपीएफ, सॉरी मैंने पीएफ पढ़ा था, ठीक है, हाँ उसमें तो डाल सकते हैं, नाइस नाइस नाइस। हाँ हाँ हाँ, मैंने सॉरी गलती से मैंने पीएफ पढ़ लिया, मैं को तो एम्प्लॉयर करता है, समझ गई, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, हाँ मैं कह रही थी अगर किसी को पता है स्टॉक्स एंड शेयर्स क्या होते हैं और वो मेरे को थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगी और वो बता सकते हैं, हैंड रेस करते हैं बस। प्रियांशु, आपको बोलना है या आप टाइप कर रहे हो? ये मैंने कल बताया था, वी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नाइस। हाँ इंदु बोलो, मैम क्या होता है बताओ। ओके, प्रियांशु को बोलना है, ऑलराइट। हाँ अनम्यूट कर लो। Yeah, hello, ma'am. Good evening. गुड Yes, I would इवनिंग, like सुबह to भी say, आए थे ना तुम? yeah. हाँ बोलो। जी जी ma'am. जी. I would बोलो like बोलो। to say something about invest. Today, a lot of people are investing some money for long term. Suppose that today's stock market, mutual fund, and many more, many apps are available for investing money. Recently, what happened? Some crisis ongoing our country and here and there. So money has decreases. So I think investment, we are saving money, we want to more money for a long term, for long days, so I invest money in that sector. नाइस। और किसी को कुछ बोलना है? इंदु आपको Thank कुछ you, ma'am. बोलना है? नो प्रॉब्लम। इंदु आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ बोलो इंदु, अनम्यूट कर लो खुद को। क्या क्या मैम, पूछे। तुमने ये बोलने के लिए अनम्यूट करा है, स्टॉक्स और शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है तो मैंने पूछा कोई बताना चाहेगा? मैम स्टॉक वह होता है जो कि मतलब शेयर मार्केट का वह भाग है जिसमें हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और आ, बस। जी मैम, और अब नहीं पता है। मैं पढ़ा देती हूँ आगे, हाँ मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो स्टॉक्स और शेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं गाइस, तो स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। नाइस प्रियांशु, नाइस, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि कंपनी कोई है, कोई भी कंपनी है, आप जैसे रिलायंस कंपनी को ले लीजिए। वो अब मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं समझा रही क्योंकि उस पूरी प्रोसेस की आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टॉक्स और शेयर्स का क्या मतलब होता है वो समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कोई कंपनी जो होती है वो ऐसा होता है कि जैसे अगर कंपनी है, कंपनी बहुत काम कर रही है तो कंपनी को ना पैसों की जरूरत पड़ती है कि उन्हें और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो वो कहती है कि हमें और पैसे चाहिए। तो क्या करती है कंपनी? कंपनी कहती है कि हम अपने कंपनी का हिस्सा बेचने को तैयार है, हम अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने को तैयार है, हम अपनी कंपनी के आपको मालिक बनाने को तैयार है जिससे आप हमें पैसे दे दें। जैसे मान लो रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी कहती है कि हमें चाहिए 100 रुपए ताकि हम इस प्रोजेक्ट में लगा सकें, हमें चाहिए 100 रुपए ताकि हम इस प्रोजेक्ट में लगा सकें। कौन हमारी कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहेगा? हिस्सा खरीदना मतलब मालिक बनना चाहेगा। कौन हमारी कंपनी का हमारे साथ मालिक बनना चाहेगा, इस प्रोजेक्ट में 100 रुपए लगाएगा तो हम अपनी कंपनी का 1% हिस्सा, हम अपनी कंपनी का 1% हिस्सा उसको दे देंगे। तो स्टॉक यही चीज होती है, स्टॉक और शेयर मतलब कंपनी का हिस्सा, शेयर, कंपनी का शेयर, कंपनी की ओनरशिप, है ना। अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप भी उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। जैसे आज की डेट में रिलायंस कंपनी जो है, मुकेश अंबानी उसका शायद केवल, जितना मेरे को याद है, अराउंड 50 से 55% मालिक है।
बाकी सब हिस्सा लोगों में बटा हुआ है, लोगों ने उनके शेयर खरीद रखे हैं, लोगों ने उनके हिस्से खरीद रखे हैं। हिस्से खरीदने से क्या होता है, तुमने अगर अगर मुकेश अंबानी ने अपने कंपनी के हिस्से को बेचा तो मुकेश अंबानी को पैसे मिल गए, पैसे मिल गए तो उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा लिए, उससे पैसे कमा लिए, उससे पैसे कमा के वो बाकी लोगों को भी वापस करता है, जिन लोगों ने उनके शेयर खरीद रखे हैं, जिन लोगों ने उनकी हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो स्टॉक या शेयर का बहुत सिंपल मतलब होता है कंपनी की हिस्सेदारी। अगर आप एक कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो आज की डेट में आप चाहे उसका एक ही शेयर खरीदें, आप बोल सकते हैं कि मैंने एमआरएफ टायर का एक शेयर खरीदा, मैंने ब्रिटानिया का एक शेयर खरीदा, अब मैं भी ब्रिटानिया की मालकिन हूं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपने इस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा कुछ पैसों के बदले, जो उस कंपनी को पैसे गए, जो भी 1% 2% आपके पास हिस्सा आया, कंपनी को पैसे गए, कंपनी वो पैसे प्रोजेक्ट्स में लगा दिए, तो कंपनी ने अपना हिस्सा आपको बेच दी कुछ पैसों के लिए, जो वो आगे प्रोजेक्ट में लगा सके। बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है स्टॉक या शेयर की, कंपनी का हिस्सा खरीदना। यस, एज सिंपल एज दैट। तो अब बेसिकली क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, एक्चुअली लोग क्या करते हैं, लोगों की गलती होती है कि लोग कंपनियों के बारे में पढ़ते नहीं है, उनमें ऐसे हिस्सों में पैसे लगाने से पहले। जैसे मैं गई, मैंने रिलायंस के बारे में पढ़ा कि रिलायंस ने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था, है ना, रिलायंस पिछले साल यहाँ इसने पैसे लगाए थे, इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, यहाँ पैसे लगाए थे, यहाँ पैसे लगाए थे, है ना। तो मैं पूरा पहले रिलायंस के बही खाते को खोलूंगी और मैं देखूंगी कि रिलायंस क्या क्या काम कर रहा है। अच्छा, रिलायंस ने जियो भी खोल दिया था, अच्छा रिलायंस है ना वो कैंपा कोला में भी घुस रहा है, तो मैं हर जगह पढ़ूंगी, मैं देखूंगी कि रिलायंस अच्छा काम कर रहा है, पैसे कमा रहे हैं, फिर मैं सोचूंगी कि मैं भी रिलायंस का शेयर खरीद लेती हूँ, तो रिलायंस जो है, रिलायंस की जब मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे हिस्सेदारी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है कि उस कंपनी की वैल्यू बढ़ी, इस कंपनी ने और अच्छा किया, तो तुम्हारे हिस्से की भी वैल्यू बढ़ गई, राइट, तुम भी और अमीर हो गए, फिर तुमने वो हिस्सा किसी और को बेच दिया, अब वो बंदा मालिक हो गया और तुम्हारे पास उस हिस्से के पैसे आ गए। तो शेयर खरीदना किसी कंपनी का, स्टॉक खरीदना किसी कंपनी का मतलब उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, उस कंपनी का थोड़े से पार्ट का मालिक बनना, जितने का तुमने हिस्सा खरीदा है, तुमने जितना भी हिस्सा खरीदा है, ठीक है। अगर एक कंपनी के 100 शेयर है, एक कंपनी के 100 शेयर है, तुमने एक शेयर खरीद लिया तो तुम 1% मालिक बन गए। किसी कंपनी के 200 शेयर है, तुमने एक शेयर खरीदा, तुम आधे परसेंट मालिक बन गए, कि आधी परसेंट कंपनी का मालिक मैं, ठीक है। तो तुम चाहे आज एक शेयर खरीद लाओ और एक कंपनी के लाखों शेयर हो, तब भी तुम उस कंपनी के मालिक हो, चाहे 0.001%, राइट। शेयर इज एज सिंपल एज दैट। भाई मेरे को नहीं पता, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि एसबीआई बैंक लिस्टेड है कि नहीं, वो कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना पड़ता है, एनएससी बीएससी यहाँ पे लिस्ट होना पड़ता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं जितना समझा रही हूँ उतने तक ही रखें, अगर आप इतना डिटेल में जाएंगे तो मेरे को आता है, मैंने पढ़ रखा है, बट मैंने बहुत ज्यादा 5 साल पढ़ा है मैंने ये चीज, तो मैं आपको समझाऊंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वही समझा रही हूँ। एसबीआई के शेयर्स हैं कि नहीं, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है कि नहीं, मेरे को पता नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो आई होप शेयर्स का मतलब लोगों को समझ आया यहाँ पे कि शेयर्स क्या होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम इस पे घुसने वाले हैं। किसी को डाउट है शेयर्स क्या होते हैं उसपे, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स पे घुसते हैं। और मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरे को पता है, क्योंकि ये चीज वहां लिखी नहीं हुई है, मेरे को समझानी पड़ रही है। फ्यूचर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कह रहे हैं क्या? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत घुसो, कुछ समझ नहीं आएगा, नो। अच्छा भाई तुम लोग अपनी चैटिंग कर लो, एनीवे मैं बात कर रही थी म्यूचुअल फंड्स की। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंदु कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? मैम मैं समझ नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया मतलब, मैं तो काफी लंबे तरीके मतलब से से समझाया। समझ नहीं पाया। आप प्लीज इस क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना, आपको तब भी समझ नहीं आया मैं कल समझा दूंगी, क्योंकि मैं लिटरली 3 बार समझाने की कोशिश करी है, मैं समझ, हो सकता ना एक बार में समझ आया हो, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, तब भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ गाइस, तो मैं क्या कह रही थी, कोई कुछ लिख रहेगा, ऋषभ क्या लिख रहा है? ऋषभ अगर आप क्लास की बात नहीं लिख रहे हो तो प्लीज मत लिखो, आपको समझ नहीं आएगा, आपको अपलोड का। अरे बताया तो था कल भी, तुम्हें ही बताया था मैंने कि तुम क्लास खत्म होने के बाद क्लास के चैट में जाओगे, वहां पे वीडियो आता है अपलोडेड, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आता है, ठीक है। अब मेरी प्लीज बात सुनो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, वरना समझ नहीं आएगा। अब मान लो कि आपके पास मान लो आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए में आप सोचते हो कि मैं ना 10 कंपनियों के, या मैं ना 20 कंपनियों के शेयर खरीदूंगा, बट इतने शेयर आते ही नहीं है आपके कंपनियों के, 20 कंपनियों के। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे आप एक, मान लो आप एक जाते हो उस पे ठेले पे, ठेले पे आप बहुत सारे आप फ्रूट देखते हो, आप कहते हो मैं 20 तरीके के फ्रूट खरीदूंगा, आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, पर आपको 20 तरह के फूड, आपको 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करने हैं, आपको 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक फ्रूट चाट वाले के पास जाओ, वो आपको 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करा देगा, पूरे पूरे नहीं देगा, देगा वो थोड़े थोड़े ही, पर वो आपको 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करा देगा।
तो म्यूचुअल फंड भी यही होता है। एक और बार हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। क्या कंसेप्ट समझाया मैंने कि आप जाते हो एक फ्रूट के ठेले पे, आप कहते हो मेरे को तो 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करने हैं आज, बट आपके पास केवल 10,000 रुपए हैं और उसमें 20 तरह के फ्रूट नहीं आ रहे, तो पर आपको 20 तरह के फ्रूट टेस्ट करने हैं, तो आप क्या करते हो, आप एक फ्रूट चाट वाले के पास जाते हो। वो आपको हर फ्रूट पूरा पूरा नहीं देगा, पूरा सेब, पूरा केला, पूरा पपीता नहीं देगा, पर आपको 20 तरह के फ्रूट एक थाली में परोस के दे। तो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली सेम होते हैं। आप आप 20 अलग-अलग कंपनियों के पूरे शेयर नहीं खरीदते हो। आप 20 अलग-अलग कंपनियों के पूरे शेयर नहीं खरीदते हो। आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत दिमाग वाले मतलब उन्होंने इसी में डिग्री करी होती है कि वो सारे शेयर्स को, सारी शेयर मार्केट को वो पढ़ के बैठते हैं। ठीक है? उनके पास लाखों लोगों के पैसे आते हैं। उनके पास लाखों लोगों के पैसे जमा होते हैं। वो सारे शेयर्स, सारी शेयर मार्केट्स को पढ़ के बैठते हैं। वो उन लाखों लोगों के पैसों से ढेर सारे शेयर खरीद लेते हैं। उन लाखों लोगों के पैसों से ढेर सारे शेयर खरीद लेते हैं और आप उनको जाके क्या कहते हो कि आपने जो ढेर सारे शेयर खरीदे हैं और उनका जो आपने गट्ठर बनाया है, जो आपने ढेर सारे शेयर खरीदे और जिनको आपने गट्ठर बनाया, उसका मेरे को 1% दे दो, या उसमें से मेरे को 10,000 रुपए तक का सामान दे दो। ये समझो। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, बेसिकली वो फ्रूट ठेले वाला है। फ्रूट चाट वाले का जो ठेला होता है ना, वो वाला है। जो फ्रूट चाट के ठेले वाला है, उसने 20, 25, 30 प्रकार के फ्रूट खरीद रखे होते हैं और आपको वो एक फ्रूट चाट की प्लेट में हर हर टाइप के फ्रूट का एक एक पीस डाल के दे। तो म्यूचुअल फंड वाले भी ये करते हैं। उन्होंने सबके पैसे मिला के, हजारों लाखों लोगों के पैसे मिला के वो दुनिया भर के शेयर खरीद लेते हैं और जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपको फ्रूट चाट की प्लेट दे देते हैं। फ्रूट चाट की प्लेट मतलब पूरे गट्ठर का 1% दे देते हैं, जितने भी आप उनको पैसे देते हो उसमें से। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा क्यों करते हैं लोग कि लोग एक एक शेयर पूरा खरीदने के बजाय वो पूरे जो गट्ठर बना होता है उसका 1% खरीदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि क्या होता है, शेयर मार्केट में ना एक डर होता है कि मैंने ऐसा एक एक शेयर खरीदा और उन शेयर की वैल्यू गिर गई तो मेरे पैसे डूब जाए। पहली बात तो मेरे को शेयर की नॉलेज नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि लोगों को शेयर की नॉलेज नहीं होती। पहले मेरे को शेयर की नॉलेज है नहीं, फिर मैं जाके एक एक शेयर खरीदूं और उन शेयर की वैल्यू गिर जाए तो मेरा पूरा अकाउंट ही गिर जाएगा, है ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। पर मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाऊंगी। म्यूचुअल फंड मैनेजर ने पहली बात तो बहुत सारी चीजें पढ़ी लिखी होंगी, है ना। फंड मैनेजर्स आते हैं, फंड मैनेजर्स बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करके बनते हैं और वो लाखों लोगों के लाखों रुपए संभालते हैं। राइट? तो फंड मैनेजर होते हैं, तो वो हर कंपनी को स्टडी करते हैं, हर कंपनी का वही खाता बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं और बहुत सारी कंपनियों के वो शेयर खरीदते हैं। फिर आप उनके पास जाते हो, आप उनको कहते हो कि आपने जो इतने सारे शेयर खरीदे हुए ना, आपने मतलब 1,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, उनमें से 1 लाख रुपए, उनमें से 1 लाख रुपए का सामान मेरे को दे। राइट? तो जैसे मैं अगर फ्रूट चाट वाले उससे कोरिलेट कर रही हूँ कि एक फ्रूट चाट वाले ने मान लो लाखों रुपए का फ्रूट खरीद रखा है ना, उसने लाखों एप्पल खरीद रखे हैं, लाखों बनाना खरीद रखे हैं, लाखों पपाया खरीद रखे हैं। आप कह रहे हो कि मेरे को एक काम कर, एक फ्रूट चाट में सबका थोड़ा 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 हिस्सा दे दे, जो तेरे पास दुनिया भर का गट्ठर है उसका एक छोटा सा परसेंटेज दे दे। तो म्यूचुअल फंड भी वही होता है कि आपको हर टाइप के शेयर का थोड़ा थोड़ा स्वाद आ जाता है। बट इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके कुछ शेयर्स की वैल्यू गिरेगी, कुछ शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑल ओवर आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझे इसका फायदा क्या होता है कि आप इंडिविजुअल शेयर्स खरीदते हो। अगर आप इंडिविजुअल एप्पल खरीदते हो, बनाना खरीदते हो, पपाया खरीदते हो, अगर वो खराब निकले तो आपका मूड खराब हो जाएगा कि पूरा सेब खराब निकल गया, पूरा पपीता खराब निकल गया। बट मान लो आप गए, फ्रूट सैलेड मिला, आपको फ्रूट चाट मिला, उसमें एक पीस खराब निकल गया, इतना सा, है ना, एक एप्पल का पीस खराब निकल गया, एक केले का पीस खराब निकल गया, आप भागोगे, आप कहोगे इतना सा तो पीस आने को क्या फर्क पड़ रहा है, आप उसको फेंक दोगे, बाकी फ्रूट चाट खाओगे आप। तो बहुत सिमिलर कंसेप्ट में म्यूचुअल फंड्स में जो पूरा लाखों लोगों का गट्ठर इकट्ठा करके रखते हैं और आप उसका एक परसेंटेज खरीदते हो छोटा सा, तो किसी शेयर की वैल्यू थोड़ी सी गिर भी गई तो आप कहोगे इतना सा तो हिस्सा था इस शेयर का, बाकियों की वैल्यू बढ़ेगी, मेरा चार्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो हर शेयर का बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है उसमें, कोई शेयर पूरा नहीं होता उसमें। शेयर का भी शेयर करना, है ना, अगर एक शेयर 200 रुपए का है तो म्यूचुअल फंड में आपको उसका भी हिस्सा मिल रहा है, शेयर का भी शेयर मिल रहा है ना, शेयर और छोटा होकर आपको मिल रहा है। ये कंसेप्ट मैं दोबारा समझाऊंगी, बट क्या किसी को समझ आया? कोरिलेशन समझ आया फ्रूट चाट वाले से और फ्रूट के ठेले वाले से, कि पूरा पूरा फ्रूट मिलने की जगह आपको एक फ्रूट चाट मिल गया जिसमें हर टाइप का फ्रूट का एक पीस है। आपको पूरा फ्रूट खरीदने पे पैसा नहीं खर्चना पड़ा। आपको 200 रुपए का 1 किलो एप्पल खरीदने की जगह आपको एक फ्रूट चाट की प्लेट मिल गई 200 रुपए में, जिसमें 10 प्रकार के फ्रूट है। तो आपको शेयर्स भी ऐसे किसी एक कंपनी का महंगा शेयर 2,000 रुपए का शेयर खरीदने की जगह आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे, 2,000 रुपए में आपको म्यूचुअल फंड ने जितने भी शेयर खरीद रखे हैं, उन्होंने 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो उनका 1% आपको
हिस्सा मिल जाएगा। अब क्या होगा, उस गट्ठर में, उस पूरे 100 शेयर के गट्ठर में अगर 4-5 शेयर गिर भी गए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी 90-95 शेयर्स बढ़ेंगे ही, तो ऑल ओवर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बात तो गिरना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग इतना पढ़ के स्टडी करके करते हैं, बट आपका ऑल ओवर रिस्क भी कम ही हो रहा है कि अगर वो भी बाई चांस कुछ गलत स्टॉक सेलेक्ट कर ले और वो एक दो स्टॉक गिर भी जाए, ऑल ओवर सारे स्टॉक बढ़ेंगे ही, तो आपके गट्ठर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये मुश्किल कंसेप्ट है, बट आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस मानना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं दोनों को दोबारा कंपेयर करके समझाऊंगी। बाकी की पूरी पीपीटी लिटरली इसी पे बेस्ड है कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, कुछ खास है नहीं बाकी की पीपीटी में। हाँ, बट बताओ, तुमको अगर इसमें डाउट है तो मैं डेफिनेटली दोबारा समझाऊंगी। तुम समझ गए प्रियांशु, आई एम वेरी हैप्पी। किसी को डाउट है तो रिपीट लिख दो चैट में, मैं रिपीट कर दूंगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करने में, अगर तुम्हें डाउट है तो। किसी को हैंड रेस करके कोई कुछ पूछना है तो हैंड भी रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दूंगी। कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है गाइस? हैंड रेस चैट में लिखो, कुछ तो करो। सबको क्लियर हो गया मैंने क्या समझा एक ही बार में? इतना स्मार्ट हो भाई तुम लोग। कोई लिख नहीं रहा है। गाइस कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, देखो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन है यहीं से दे देती हूँ। ओके, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं ऑप्शन एक्टिवेट रख रही हूँ, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी, वरना है तो रिपीट भी लिख सकता हूँ चैट में, मैं रिपीट भी कर दूँ। ग्रेट, भाई सब समझ आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल है, अगर आ गया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इंदु, आपको कोई डाउट है? आपने कंसेप्ट सुना, नहीं सुना? नो मैम। कोई डाउट नहीं है? वाओ, आपको स्टॉक में था इसमें नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, स्वीट। जल्दी लिखो भाई, अगर पैसा लगाना है इन दोनों तो हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स तो आज की डेट में मैंने सुना 500 रुपए से भी शुरू होते हैं, क्योंकि आपको तो हिस्सा खरीदना है ना। आपको तो आप बोल सकते हैं सामने वाले को, मेरी फ्रूट चाट को तो छोटा कर दे, पैसे कम ले लियो, है ना। तो स्टॉक, अगर आपको शेयर में पैसा लगाना है तो हो सकता है वो एक शेयर की पर्टिकुलर वैल्यू हो, जैसे एक एमआरएफ टायर है, एमआरएफ टायर का शेयर अभी दिखाते हैं, तुम्हारी आंखें चौकन्नी रह जाएंगी। एमआरएफ टायर का शेयर कितना महंगा होता है, ये देखो, एमआरएफ टायर शेयर प्राइस, ये देखो, बहुत ध्यान से आंखें खोल के देखो कि एक शेयर का प्राइस कितना है, 1,26,600 रुपए। अगर तुमको एमआरएफ टायर का एक शेयर खरीदना है तो तुमको इतने पैसे होने चाहिए। ऐसे मतलब ये मैं समझा रही हूँ नॉर्मली कि स्टॉक मार्केट में तुम्हें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो तुमको कम से कम एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा। तुम आधा शेयर तो नहीं खरीद सकते। क्या तुम एप्पल वाले के पास जाके उसको बोलोगे मेरे को आधा एप्पल काट के दे दे, देगा वो? नहीं ना। बट फ्रूट चाट में तुम उसको शायद कह सकते हो कि मेरी प्लेट थोड़ी छोटी कर दे, है ना। तुम देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम कितने पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, ये देखो क्या लिखा है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स विद एज लिटिल एज 100 to 500। ठीक है, फ्रूट सैलेड जिसके पास है उसके पास तो ऑलरेडी फ्रूट कटा हुआ है, वो आपको कम फ्रूट भी दे सकता है अगर आपके पास पैसे कम है ना। तो ये फर्क होता है। तो शेयर मार्केट जाके कम से कम एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा उस कंपनी का, तो उतने पैसे होने चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एसआईपी भी है, एसआईपी ये कंसेप्ट है। वाओ, तारकेश को आता है। ओके ओके, नाइस। हाँ, तो अब एसआईपी क्या होता है? एसआईपी इज बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम इंदु कुछ कह रहे हैं?
मैं समझा रही थी एसआईपी क्या होता है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी जो होता है ना वो आरडी की तरह होता है। एसआईपी आरडी की तरह होता है कि आपके अकाउंट से हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने फिट करा होगा वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और म्यूचुअल फंड्स वालों के पास जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। राइट। आप अलग अलग टाइप की एसआईपी में पैसे लगा सकते हैं, बहुत सारी टाइप की एसआईपी होती हैं, तो वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बट उसका कोरिलेशन बिल्कुल वैसा है कि जैसे आरडी में हर महीने पैसे जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, बैंक के पास चले जाते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं, हो सकता है मैं एक्सिस बैंक के साथ करा दूं आरडी, हो सकता है मैं इंडसइंड के साथ करा दूं आरडी, हो सकता है मैं आईसीआईसीआई के साथ करा दूं आरडी। तो ऐसे ही एसआईपी जो होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की एसआईपी होती है, बट इनका कंसेप्ट वही होता है जो आरडी वाला होता है कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट करके म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे। आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड वालों को देने को, तो आप हर महीने की एसआईपी करवाओ और एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से निकलता जाएगा। तो इसका बेसिकली एम ये होता है कि आप अपनी सेविंग को आसान बनाओ। जैसे खर्चा करना आजकल इतना आसान हो गया है, एकदम से क्यूआर स्कैन करके एकदम से पेमेंट हो जाता है, ऐसे ही हमारा मोटिव है कि आपकी सेविंग भी आसान हो। तो आप एक ऑटोमेटिक एसआईपी लगा दो, हर महीने की 1 तारीख या 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कट के म्यूचुअल फंड्स के पास जाते जाए। ऐसा होता है, ये होता है एसआईपी। बिल्कुल आरडी की तरह इसका कंसेप्ट होता है कि हर महीना पैसा कटता जाए। ठीक है। हाँ, रिस्क, बट रिस्क है ऑब्वियसली, रिस्क हर चीज में होता है। कहते हैं ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डेफिनेटली रिस्क है, बट तुम ये चीज समझो कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनका काम ही यही है कि वो आपके पैसे संभालेंगे, और वो इस चीज के लिए डिग्री डिग्री ले लेके आए हुए हैं। तो काफी कम रिस्क हो जाता है उस चक्कर में। और साथ ही में जैसे मैंने तुमको बताया कि पूरा एक गट्ठर है, और उस गट्ठर में मान लो उन्होंने 100 कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, तो 100 में से मैं कहती हूँ 10 कंपनियां गिर भी गई, 10 कंपनियां गिर गई, 20 कंपनियां गिर गई, कंपनियां तो उठेंगी, तो आपको तो एंड में फायदा ही होगा ना। तो आपको यही देखना है कि एंड में मिला जुला के फायदा हो। और म्यूचुअल फंड्स में इसलिए फायदा ज्यादा हो जाता है, मतलब लाइक नुकसान कम होता है, क्योंकि पहली बात वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरी बात वो ऐसे गट्ठर बना के उसको देखते हैं, उसको बेचते हैं। इंडिविजुअली आप शेयर खरीदोगे उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहली बात आप इतनी रिसर्च नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। दूसरी बात इंडिविजुअल शेयर में जैसे मैंने बताया था, पूरा सेब खराब निकल गया तो पूरा हमारा टेस्ट खराब हो जाता है, हमारा पूरा स्टॉक, जो हमारा स्टॉक को पोर्टफोलियो बना होता है उसकी पूरी वैल्यू गिर जाती है। राइट। तो ये फर्क होता है, तो आपका नुकसान दोनों तरफ हो सकता है, बट म्यूचुअल फंड वालों को आपको फीस भी देनी पड़ती है, तो लोग उस फीस से बचने के लिए खुद कंपनियों के बारे में खुद इन्वेस्ट कर लेते हैं, और कई बार उनको उस चक्कर में घाटा भी हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि आप कितना घाटा ले सकते हो, है ना। अगर आप बहुत घाटा सहने की हिम्मत रखते हो तो आप खुद पैसे लगा दो, फायदा भी बहुत होगा, घाटा भी बहुत हो सकता है। बट आपको थोड़ा सा सेफ प्ले करना, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। वो लोग खुद कंपनियों के बारे में पढ़ते रहेंगे और कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहेंगे या पैसे निकालते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत। ठीक है। ओके, लेट्स सी स्लाइड्स पे क्या लिखा है। ओके, फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, हमने यही पढ़ा भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। सेविंग मतलब जो पैसे आपने बचा के रखे हैं, कि बेसिकली मान लो कभी इमरजेंसी में किसी के लिए काम आ जाए, या आपने कैश रख रखा है कि कहीं नेटवर्क डाउन आप दे दें। इन्वेस्टमेंट यही होता है जो अभी हमने पढ़ा, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि इसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया ना, तो थोड़े टाइम के लिए आपको इस पैसे को भूलना पड़ेगा। जैसे एफडी में आप पैसा लगाते हो, पैसा लगा के एफडी आरडी में आप भूल जाते हो। तो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एफडी आरडी, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें हम पैसा लगाते हैं ताकि हमारा पैसा बढ़ जाए, है ना। तो सेविंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है। सेविंग क्या होता है, सेविंग इसलिए हम करते हैं ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसे बचे पड़े, उसको सेविंग कहते हैं। राइट। बट अगर हमें पैसे को बढ़ाना है, हमें चाहिए कि आज हमारे अकाउंट में 100 रुपए थे और अगले साल हमारे अकाउंट में 110 या 115, 120 रुपए, तो उसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, सारे पैसे अपने अकाउंट के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसा लगा के ना उसको निकालते नहीं है, उसको पैसे को रहने देते हैं, तो कंपाउंडिंग से ग्रो करता है, जैसे हमने सीखा था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। तो उसको लगा के छोड़ना होता है। तो आप अपने पैसे जो है थोड़े खर्चों पे लगाएंगे, थोड़ा सा उसको सेव करेंगे, कि हमने थोड़ा इमरजेंसी के लिए मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रख दिए और 10,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 मैंने स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, अब वो अपने आप ग्रो होते रहेंगे, है ना, या जो भी मैं चेक करूंगा और फिर वो ग्रो होते हैं। ठीक है। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग इसलिए अलग होती है। सेविंग इज फॉर इमरजेंसीज, इन्वेस्टमेंट इज फॉर मेकिंग यूज ऑफ योर मनी टू मेक इट ग्रो ओवर टाइम। जैसे यहाँ पे डेट ट्रैप वाला बिल्कुल सेम सिंबल बना हुआ है, देखो छोटा गोला बड़ा होता है, बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें आपको फायदा हो रहा है ना। गोल इज टू ग्रो योर वेल्थ एंड बीट इन्फ्लेशन। बीट इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई भत्ता। इन्फ्लेशन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कि अगर आज, जैसे मेरे पापा मेरे को बहुत बताते थे कि पहले वो 5 रुपए की, 2 रुपए की आइसक्रीम खाते थे। आज की डेट में मुश्किल से मैंने सिर्फ एक हैगमोर की 5 रुपए की आइसक्रीम देखी है, बट सारी आइसक्रीम 10, 20, 30, 40, 50 की होती है। तो ये क्या है, ये क्या हो गई है, महंगाई हो गई है। क्या हो गई है, महंगाई हो गई। तो
इन्वेस्टमेंट का एक एम ये भी होता है कि अगर आपने आज 100 रुपए दिए, मतलब मान लो बताती हूँ एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो प्रियांशु जो है, प्रियांशु बैंक के पास ना 20 लाख रुपए लेके जा रहा है। प्रियांशु बैंक के पास नहीं, प्रियांशु मान लो गाड़ी खरीद जा रहा था 20 लाख रुपए की, ठीक है। मैं प्रियांशु को मिली रास्ते में, प्रियांशु ने मुझसे बात करी, मैंने प्रियांशु को बताया कि मेरे को ना एमबीए करनी है तो मैं लोन लेने जा रही हूँ। प्रियांशु कहता है कि मेरे पास 20 लाख है तो मैडम आप एक काम करो, मेरे से पैसे ले लो, आप मेरे को वापस कर देना। अब प्रियांशु गाड़ी खरीदने जा रहा था, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। कोई भी गाड़ी 20 लाख की देख लो दिमाग में, क्रेटा ले लो, मेरे को लगता है सस्ती आती है, क्रेटा थार कुछ भी ले लो, 20 लाख रुपए की वो गाड़ी लेने जा रहा था। तो मैंने प्रियांशु से पैसे ले लिए। मैंने प्रियांशु को बोला कि मैं एमबीए करने जा रही हूँ, मैं 2 साल एमबीए करूंगी, फिर मैं 2 साल जॉब करूंगी, तो मैं तेरे को पैसे 4 साल बाद वापस करूंगी। प्रियांशु कहता ठीक है मैम, मेरे को आप पे विश्वास है, आप पैसे ले जाओ। अब 4 साल तक मैंने अच्छे से पढ़ाई पूरी करी, मैंने 20 लाख रुपए 4 साल बाद प्रियांशु को वापस कर दिया। प्रियांशु कहता कि चलो अब तो आ गए पैसे, अब आएगी थार। बट थार आज की डेट में 25 लाख रुपए की हो। प्रियांशु कहेगा ये तो मेरा नुकसान हो गया, मैंने 4 साल पहले थार खरीदी होती तो 20 लाख में आ जाती, आज वो 25 लाख में आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये महंगाई हुई। तो प्रियांशु मेरे को कहेगा कि उस दिन मैंने आपके चक्कर में थार नहीं खरीदी थी, तो आज मेरे को थार खरीदनी है, तो आप मेरे को पूरे थार के पैसे दोगे। तो मैं प्रियांशु को 20 की जगह 25 लाख रुपए दूंगी। इसी को तुम इंटरेस्ट भी कहते हो। इंटरेस्ट इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है ना। सेम चीज महंगी हो गई या पैसे की वैल्यू कम हो गई, एक ही बात है। तो महंगाई बत्ते से बचने के लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि महंगाई बत्ते जितना रिटर्न चाहिए होता है हमको। अगर तुम सेविंग्स अकाउंट में पैसे लगा रहे हो, तुम सेविंग्स अकाउंट में पैसे लगा रहे हो और तुमको मिल रहा है मान लो साल का 3 से 4% रिटर्न या 2 से 3% रिटर्न, कि तुमने 100 रुपए लगाए, साल के एंड में तुम्हारे पास 103 रुपए हो। बट मान लो कि जब तुमने अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे थे, उस टाइम एक ब्रेड 100 रुपए की आ रही थी, मतलब तुमने वो ब्रेड नहीं खरीदी, तुमने अकाउंट में पैसे रख दी। अब 1 साल बाद तुम वही ब्रेड खरीदने गए उन पैसों से, और अब वो ब्रेड 105 या 110 रुपए की हो गई। अब तुम कहोगे ये तो बैंक अकाउंट में पैसे रखे नुकसान हो गया, सेम चीज जो मैं 1 साल पहले खरीद पा रहा था वो मैं अब खरीद नहीं पा रहा। तो लोग यही चाहते होते हैं कि उनका जो एटलीस्ट महंगाई बत्ता है, कि जितनी चीज महंगी हो जाए उतना पैसा एटलीस्ट उनको वापस मिल जाना चाहिए, या शायद उससे भी ज्यादा मिल जाए, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि महंगाई बत्ता है, क्योंकि चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आप चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़े ताकि वो चीजों की वैल्यू से मैच तो करे। अगर मैंने 1 साल पहले ब्रेड छोड़ दी थी कि मैं अगले साल ब्रेड खरीदूंगी, मेरे पास तो बहुत पैसा होगा अगले साल, और अगले साल मेरे पास ब्रेड खरीदना लायक भी पैसा नहीं है, मेरा तो दिमाग खराब होगा ना कि मैंने पिछले साल ब्रेड क्यों नहीं खरीदी, है ना। तो लोगों का इन्वेस्टिंग का मोटिव क्या होता है? सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि पैसों की वैल्यू सेम रहे, उनका होता है कि पैसे की वैल्यू ज्यादा हो जाए। जैसे कि मैंने वही बोला कि मैंने आज मान लो 100 रुपए की ब्रेड है, मैंने ब्रेड छोड़ दी कि मैं अगले साल ब्रेड खरीदूंगी, मेरे पास पैसे बहुत सारे होंगे, मैं आज इन्वेस्ट करती, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। बैंक कहता है मैं आपको दूंगा 3% रिटर्न, बैंक कहता है मैं आपको दूंगा 3% रिटर्न, तो 103 रुपए आ गए मेरे पास। अब ब्रेड जो है वो 105 रुपए की, तो हम यहाँ पे ब्रेड नहीं खरीद सकते, है ना। ऑन द अदर हैंड मैंने वही 100 रुपए जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जो मेरे को मान लो 10% रिटर्न दे, तो अब मेरे पास कितने पैसे आ गए? मेरे पास 110 रुपए आ गए, और मैंने ब्रेड खरीद ली 105 रुपए में, और 5 रुपए का मेरे को भी मुनाफा हो। तो बेसिकली मेरे को मुनाफा चाहिए। क्यों चाहिए मुनाफा? वरना मैं पैसे छोड़ूंगी ही नहीं, मैं कहूंगी मैं ब्रेड आज ही खरीद लेती हूँ। तुम मेरे को अगर अगले साल फायदा नहीं दोगे तो मैं ब्रेड क्यों खरीदूं अगले साल, मैं तो अभी ब्रेड खरीदूंगी। प्रियांशु मेरे को कहेगा कि आप अगले साल मेरे को फायदा नहीं दोगे, या आप मेरे को 4 साल बाद फायदा नहीं दोगे, तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? मैं तो अभी थार खरीद लेता हूँ, मैं आपके लिए थार छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या फायदा हो रहा है? तो मैं कहूंगी कि प्रियांशु प्रियांशु मैं तेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, अगर तुमको 4 साल के लिए पैसे रखने देगा तो मैं तेरे को थार के पैसे तो दूंगी ही, मैं तेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। ट्रांसफर होएगा, ठीक है फिर ले, राइट। तो लोग चाहते हैं कि उनको, अगर आज वो किसी चीज की कंजम्पशन छोड़ रहे हैं, अगर आज वो ब्रेड नहीं खरीद रहे हैं, तो अगले साल उनके पास केवल ब्रेड खरीदने के पैसे ही ना हो, बट कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी, ठीक है। वो पैसे आज छोड़ रहे हैं, अगर आज वो कंजम्पशन छोड़ रहे हैं किसी चीज की, तो अगले साल उनको उसका फायदा, है ना। सिर्फ ब्रेड खरीदने के पैसे ना हो, कुछ 4-5 रुपए एक्स्ट्रा भी, 4-5% एक्स्ट्रा। इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं कि वो महंगाई बत्ते से बचे और साथ में उनको थोड़ा बहुत फायदा और भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़ लिए थे, एफडी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। क्या इस महंगाई भत्ते वाले आइडिया में किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? मैं 3 बार बता चुकी हूँ छूटे हुए क्लास का रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। जब क्लास खत्म होती है तो चैट में जाएंगे, चैट में वहां पे रिकॉर्डिंग आ जाता है, उसमें क्लास पूरी रिकॉर्ड होती है। क्या किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? है तो मैं रिपीट कर दूंगी। किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लस चैट में रिपीट लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगी। अगर नहीं है तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं क्लास छोड़, प्लीज बता दो किसी को कोई डाउट है तो।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके बेस बिल्ड हो रहा है, आपके दिमाग में फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, आगे बहुत काम आए। कोई डाउट है तो पूछ लो, बाद में सर को मत कहना समझ नहीं आता है। पता नहीं कौन कह देता है मेरे साथ सर को कि समझ नहीं आ रहा मैडम से कुछ, बहुत बुरा लगता है। नो डाउट, ठीक है। अच्छा अर्षद, तुम्हें समझ आ गया, तुम तो अभी आए थे। चलो ठीक है, मैं लास्ट कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं इसमें और अब क्लास बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया सबको कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कि हमें सिर्फ जो पैसे हमने छोड़े थे उस पैसे की वैल्यू की बराबरी ना मिले, कि अगर हमने 100 रुपए छोड़े और आज ब्रेड 105 की हो गई है, तो केवल हमें 105 रुपए भी ना मिले, हमें थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा मिले, है ना, हमें कुछ फायदा मिले पैसे छोड़ने, ठीक है। ओके, ये तीनों हमने पढ़ लिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स। स्टॉक देखो क्या लिखा हुआ है, यू बाय अ टाइनी पीस ऑफ अ कंपनी। बताया मैंने तुमको कि तुम कंपनी के ओनर बन जाते हो, तुम्हारे पास कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी आ जाती है। म्यूचुअल फंड पढ़ो, एक्सपर्ट्स पूल मनी टू बाय अ मिक्स ऑफ एसेट्स। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ढेर सारे लोगों के पैसे को लेते हैं और ढेर सारे एसेट्स खरीदते हैं। सिर्फ वो शेयर्स ही नहीं खरीदते हैं, उनको कहीं पे और भी फायदा दिख रहा है। जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक अलग अलग जगह पैसे लगाते हैं कि उनको दिखता है कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा देते हैं, इससे 15% रिटर्न आ रहा है ना, ये अपार्टमेंट बिल्ड हो रहा है, इसमें पैसे लगा देते हैं, इससे 15% रिटर्न आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स वाले ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में पैसे लगा देते हैं बैंक की तरह, और आपको फिर वो रिटर्न देते हैं, है ना। और म्यूचुअल फंड्स जो है उनमें स्टॉक से कम रिस्क होता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक तो यही कि बहुत सारी चीजों में पैसा लगा हुआ है, तो कोई चीज की वैल्यू अगर गिर भी गई तो बाकियों की वैल्यू बढ़ेगी, एंड में फायदा ही होगा। और जो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने इसी में डिग्री करी होती है, तो वो बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करके पैसे लगाते हैं, ठीक है। एफडी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे तीनों का रिस्क लेवल लिखा हुआ है। स्टॉक में मैंने आपको बताया था हाई रिस्क है, और म्यूचुअल फंड्स में मॉडरेट है, और एफडी में लो है। इसका भी हमने रीजन समझ रखा है, क्योंकि एफडी में बैंक जो पैसे लगाता है, बैंक आपके पैसे सेफ जगह लगाता है। बैंक मतलब एफडी का मतलब ही लो रिस्क है। अगर आप एफडी में पैसे लगा रहे हो तो आप मान के चलो 99.9% आपको पूरा पैसा वापस आएगा ही, अनलेस वो बैंक डूब जाए, है ना। तो जैसे सेविंग्स अकाउंट में हमारे डिपॉजिट बहुत सेफ होते हैं, वैसे ही फिक्स डिपॉजिट में भी हमारे अकाउंट, हमारे जो पैसे होते हैं बहुत सेफ होते हैं, ठीक है। एफडी, आरडी और आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट, इन सब में जैसे आपके पैसे आपके पास सेफली पड़े होते हैं, वैसे ही सॉरी एफडी में, आरडी में, सेविंग्स में और करंट में, सब में आपके पैसे बहुत सेफली पड़े होते हैं। जितने पैसे आपने जमा करे होते हैं 99.99% गारंटी का पैसा वापस आएगा, अनलेस आपका बैंक डूब जाए, ठीक है। कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए एक आरबीआई करके आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बैठा होता है। तो कोई इसमें पैसे घूमने का डर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 0.01% अगर बैंक डूब गया तो वो अलग चीज। म्यूचुअल फंड्स हमने बात करी थी। म्यूचुअल फंड्स में हल्का फुल्का रिस्क होता है, क्योंकि बाय चांस उन्होंने गलत शेयर पिक कर लिया, है ना, या एकदम से मान लो कोविड आ गया तो सब शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, है ना। क्या कुछ कंपनी इसमें कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोविड आया तो वैल्यू गिरेगी ही, बट कोविड चला गया तो वैल्यू वापस उठेगी भी। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। देखिए हो सकता है वैल्यू गिर जाए, बट थोड़ा टाइम बाद वैल्यू वापस वापस उठ जाती है, जब सिचुएशंस ठीक होती है ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा कोशिश करें लॉन्ग टर्म के लिए हो, 5 साल 10 साल के लिए आप उन पैसों को भूल जाए, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अलग करें, ठीक है। और स्टॉक के बारे में भी हमने पढ़ा कि स्टॉक में आप पूरा पूरा सेब, पूरा पूरा पपाया खरीदते हो। अगर एक पूरा सेब है, पूरा पपाया, पूरा वाटरमेलन खराब निकल जाए तो सोचो कितना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टॉक्स में आप इंडिविजुअल कंपनी के पूरे 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 शेयर खरीदते हो, और अगर उसमें से किसी की वैल्यू गिर गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर सकता है, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगर अभी तक कोई डाउट है। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्राइसिस का एग्जांपल जो अभी चल रहा है, वॉर चल रहा है, हमारा वॉर चल रहा है, तो शेयर मार्केट गिरी पड़ी है, आपने देखा होगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को क्राइसिस से बचाने के लिए या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर दें, कि हाँ भाई साहब एफडी में इन्वेस्ट कर दो, कोई टेंशन ही नहीं। बट टेंशन नहीं है तो रिटर्न भी बड़ा कम है, तो जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। जरूरी नहीं है मिलेगा, हो सकता है पैसे गिर जाए। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, राइट। तो आप कोशिश करके आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे, कि वहां पे सेफ होता है, क्योंकि लोग इतना दिमाग लगा लगा के इन्वेस्ट करते हैं, है ना। स्टॉक्स में करना थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है तो स्टॉक्स में भी लगा लो, क्योंकि फिर आपको किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंटावायरस चल रहा है अभी, हाँ मैंने भी सुना है। थैंक यू सो मच प्रियांशु, बहुत देर पहले आए हो मैम।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये अगर अगेन सॉरी, मेरे को किसी को गुस्सा नहीं करना था, प्लीज कोई दिल पे मत लिया करो बात मेरी, ठीक है। मैं भी तुम्हारी ऑलमोस्ट एज की हूँ, 1 2 3 4 साल का फर्क होगा, तो दोस्त की तरह माना करो, गुस्से को इग्नोर कर दिया करो अगर कभी करूँ तो। बट रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए, क्लास खत्म होगी, चैट में जाना क्लास के, हमारी रिकॉर्डिंग अपलोडेड होती है, मेरे को तो हमेशा दिखती है वहीं पे, तो वहीं पे होगी, ठीक है। ग्रेट गाइस, आज की क्लास खत्म हो यूट्यूब गई है। हाँ हाँ बोलो, हाँ यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे एक काम अपलोडेड है कर, क्लास। एक काम कर, यूट्यूब का लिंक चैट में पेस्ट कर दे बाकियों के लिए। ठीक है, जस्ट सेकंड। हाँ, कोई डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो, वरना ये प्रियांशु लिंक पेस्ट कर रहा है, उसको कॉपी करके फिर यू कैन लीव। कोई भी डाउट है मैम तो पूछ मैम लो। हाँ 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 बोलो बोलो। अगर किसी दिन क्लास अटेंड करने नहीं पाए तो यूट्यूब से अगर देख ले तो हो जाएगा? मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, प्रशांत सर ने यही कहा था, बट एक बार फिर भी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके पूछ लेना कि अटेंडेंस कैसे मार्क होती है, उन्होंने कहा था कि नहीं हो मैम, जाना चाहिए। अटेंडेंस तो बना रहे हैं मैम, वहाँ से बन जाता है, लेकिन क्लास वॉच टाइमिंग जो पूरा करने बोलता है 120 घंटा। तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्या? तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने समझाया चैट वाला सीन, कि क्लास खत्म होगी तो क्लास की चैट में जाना, जैसे अभी चैट खुली हुई है तो उसमें अपलोडेड आती है पूरी वीडियो। जी जी मैम, अगर रिकॉर्डिंग वाला भी देख ले तो हो जाएगा ना, कोई हाँ जानना हाँ चाहते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, नो दिक्कत, लाइव नहीं देख। थैंक यू पसंद नहीं मैम। आती तुम्हें लाइव क्लास? नहीं मैम, आती तो बहुत है, लेकिन होता है ना किसी दिन अगर अटेंड करने नहीं पाए तो। बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, जी ग्रेट थैंक यू क्लास, मैम। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एवरीबॉडी। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे बात करा करो, सर से बात मत करा करो, सर में ही वाट लगा देते हैं, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय। मैम मैम, हाँ हाँ बोलो। सट्टा लगाना अच्छी बात होता है क्या? आईपीएल सट्टा ना भाई, बहुत